पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में आतंक का बड़ा नाम। गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बांदा के अस्पताल से मौत की खबर आई। मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही अपराध के एक युग का अंत हो गया और अपराध और राजनीति के गठजोड़ के एक अध्याय का भी खात्मा हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। अब अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि अंसारी के खिलाफ हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे। फिर भी वो अलग अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर 5 बार यूपी के विधानसभा तक पहुंच गया। मौका परस्त नेताओं ने इस बाहुबली का समय समय पर अपनी राजनीतिक रसूख के लिए खूब इस्तेमाल किया। अंसारी पिछले 19 सालों से उत्तर प्रदेश और पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद रहा, लेकिन मौसम चुनावी है, लिहाजा मुख्तार अंसारी की मौत को बड़ा मुद्दा बनाकर पिछले कुछ घंटों से लगातार उछाला जा रहा है। राजनेता जबरदस्त तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेशक सामने नहीं आई है, लेकिन डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करके क्लियर कर दिया कि मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी के मामले पर राजनीति खिंचा रही है। ऐसे में सवाल कुछ बहुत जरूरी हो जाते हैं, जिन पे बहस करना बहुत जरूरी होता है, जिन पर डिबेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। सवाल यह कि डॉन से सहानुभूति या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति। मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं दर्शकों, मैं ये भी सवाल पूछ रहा हूं आज कि डॉन का दी एंड तो पूर्वांचल में क्या 24 का गेम बदल जाएगा? और एक और जरूरी सवाल, ध्यान दीजिएगा कि डॉन का चैप्टर ओवर हुआ है तो इलेक्शन पर कितना असर होगा? क्या इसका इलेक्शन से कोई कनेक्शन भी है, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह तमाम बयानबाजियां की जा रही हैं? इस पर करेंगे बड़ी बहस। मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही गाजीपुर और यूपी में दहशत का अंत हो गया है। दहशत का अंत हुआ तो खबर आते ही रात भर जमकर आतिशबाजी भी हुई। चूंकि मौसम चुनावी है, सिर पर लोकसभा चुनाव है, ऐसे में डॉन की मौत को अलग एंगल देने की कोशिश हो रही है। अफजाल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है। जब उनको सेहत स्वास्थ्य का मदद मिल सकती थी तो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वो मदद क्यों नहीं मिली? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मौत से बेशक अंसारी कुनबे में मातम पसरा है, लेकिन एक परिवार बेहद खुश है। वो एक्स एमएलए कृष्णानंद राय का परिवार है। करीब 19 साल पहले कृष्णानंद राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा की विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। राजनीति से लेकर पुलिस प्रशासन तक मुख्तार अंसारी की जबरदस्त पकड़ थी। करीब 35 साल तक यूपी में मुख्तार का दबदबा कायम रहा। मुख्तार ने 1996 में बीएसपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद 2002, 2007, 2012, 2017 में मऊ से विधानसभा चुनाव जीता। यानी मुख्तार 5 बार यूपी में विधायक रहे। 2010 में बीएसपी ने मुख्तार को पार्टी से निकाल दिया। बीएसपी से निकाले जाने के बाद मुख्तार ने कौमी एकता दल के नाम से पार्टी बनाई। 2017 में मुख्तार ने कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय कर दिया। वाराणसी से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए। तो होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय और नेता से इतरने का, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए अराजकता होती है। आखिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। और मेरा पूरा यकीन और विश्वास है और आग्रह है सर्वोच्च न्यायालय से कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले और उसकी इंक्वायरी करे। अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी की मौत माफिया तंत्र के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन मौसम चुनावी है, इसलिए सियासतदान इसे भुनाने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिस पर हम बातचीत करेंगे, इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे। और आपको बताएं कि हमारे साथ इस वक्त आलोक वत्स जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है आलोक जी आपका। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसके अवस्थी पूर्व जेलर हैं, जिन्होंने मुख्तार का खौफ देखा है, झेला है, और साथ ही साथ वो मुख्तार के उस रिजीम के गवाह भी हैं कि मुख्तार की तूती क्या होती थी। तो एसके अवस्थी जी से भी बात करेंगे। दानिश कुरैशी नेता AIMIM भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले सैयद जवाद आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सैयद जवाद का लगता है फ्रेम चला गया। मैं जब भी सैयद जवाद से बातचीत शुरू करता हूं तो उनका फर्स्ट फ्रेम गायब हो जाता है, फिर से उनको कनेक्ट करना पड़ता है, तो दोबारा लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सौरभ दुबे जी और आलोक वत्स जी, आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले मैं तो हैरत में हूं, मैं आश्चर्य में हूं। मैं अपनी आश्चर्य किस लेवल पर हूं, किस प्रकार से हूं, मैं उस प्रकट नहीं कर सकता। आलोक जी, किस किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं? रॉबिन हुड, गरीबों का मसीहा। अरे भाई, सरकारी पैसों को चोरी करके लोगों तक पहुंचाना कोई रॉबिन हुड थोड़ी होता है। लोगों को जानकारी नहीं थी पहले योजनाओं की, पहले लोगों को स्कीम के बारे में पता नहीं था। लोग उस स्कीम का सारा पैसा खुद ले लेते थे, बाकी बचा खुचा पैसा गरीबों को दे देना कोई रॉबिन हुड वाला काम है? कोई अंग्रेजों का शासन थोड़ी चल रहा था कि सरकारी माल चोरी करके गरीबों में बांट दिए। सरकारी योजनाओं को हड़प लेना, उसके बाद थोड़ा बहुत फायदा लोगों तक पहुंचा देना। तो ये जो इस तरह की बातचीत की जा रही है, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि यूपी में लोकतंत्र खत्म हो गया, यूपी में न्याय व्यवस्था बची नहीं। अरे भाई साहब, डॉक्टर ने बुलेटिन जारी किया, उसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। डॉक्टर ने कहा है, कोई पुलिस थोड़ी कह रही है कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। आलोक जी, हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में? किस तरह की राजनीति की जा रही है? और विवेक जी, सारे नॉर्म्स उल्टे हो गए हैं। आज लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लगता है कि जैसे कोई अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, अब्बास अली या बेगम हजरत महल की मौत हुई है। जिन्होंने योगदान दिया इस देश को आजाद कराने में या इस देश को ऊपर बढ़ाने में, जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया। एक बलात्कारी, एक दमनकारी, एक टेररिस्ट, एक लोगों की जान लेने वाला, ऐसे आदमी का महिमा मंडन कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करने में भी। और इसके मौत के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। 2018 से ये आदमी बीमार है, व्हील चेयर पर ये जाता रहा है कोर्ट के मामलों में भाग लेने के लिए। और आज जब 8 डॉक्टरों की टीम ने कहा कि इनकी मौत हुई है कार्डियक हार्ट अटैक से, उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। अरे जो नॉर्म्स है उसको तो कम से कम उसके रिपोर्ट तो आने तक रुकिए। यानी सपा के लोग कह रहे हैं जी। आलोक जी, कमाल की राजनीति हो रही है। मतलब आपने ठीक कहा कि ऐसा हो रहा है जैसे। एक मिनट जी आलोक जी, सुनिए विवेक जी, एक मिनट। 1912 से 1916 तक रिकॉर्ड पे है 1757 मौतें हुई कस्टोडियल देश में, यूपी में 5 मौत पर डे। किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। कौन सा प्रदेश है जो अछूता है इससे? पश्चिम बंगाल में 2022 तक टीएमसी की सरकार थी, 182 मौत हुई, जिसमें प्राकृतिक मौत 174 हुई, अप्राकृतिक 4 हुई। पंजाब में 172 मौतें हुई, प्राकृतिक 166, 6 अप्राकृतिक। वही हाल तमिलनाडु का था, 92 मौत हुई कस्टोडियन देश में, 87 प्राकृतिक और 5 अप्राकृतिक। बिहार सरकार में, जहां जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, 173 मौत हुई, 167 प्राकृतिक और 6 अप्राकृतिक। यही हाल केरल और महाराष्ट्र और तमिलनाडु अन्य जगहों का भी रहा है। तो इन जगहों पर तो किसी ने प्रश्न नहीं उठाया
किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने नहीं कहा कि ये अननेचुरल डेथ क्यों हुआ है जी। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या मापदंड आप देश की जनता को, युवाओं के सामने पेश करना चाहते हैं? एक गुंडा मवाली क्रिमिनल गैंगस्टर को आप रॉबिनहुड की उपाधि देते हैं। अरे रॉबिनहुड के बारे में कुछ जानते भी हैं क्या? इतिहास के पन्नों में पढ़ा है रॉबिनहुड कौन था? आप रॉबिनहुड को की इज्जत ले रहे हैं इस आदमी को रॉबिनहुड से कंपेयर करके। बिल्कुल आलोक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी भी हैं। आलोक जी आऊंगा आपके पास दोबारा। सुरेंद्र दुबे जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो सब कुछ आप देख रहे होंगे, आपकी नजरों के सामने है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अलग तरह से रिएक्शन हो। क्या ये मुस्लिम वोट बैंक की मजबूरी है या वोट बैंक बचाने की मजबूरी है? देखिए सुरेंद्र जी, मैं खुलकर बात करता हूं, एकदम खुल्लम खुल्ला। वोट बैंक अपीजमेंट है, इसलिए मुख्तार अंसारी को अच्छा बताया जा रहा है क्या? जी हाँ, अपीजमेंट तो है। और एक सुबह से जब से अखबार पढ़ा जी कि उनकी मुख्तार की मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से, तब से लेकर अब तक टीवी के सेट से ये हटे नहीं मुख्तार। ऐसा लगता है दुनिया में कोई बहुत बड़ा या तो मतलब बवाल हो गया या कोई बहुत बड़ी शख्सियत इस देश से चली गई है। सुबह शाम तक टीवी पर उसी की चर्चाएं हो रही हैं और तब बहुत सा इतिहास हमारे से पत्रकारों को पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग तो अपने जमाने में ये जिस तो ढंग के गुंडे बदमाश होते हैं उनको बड़ा लिमिटेड कवरेज देते हैं कि मर गए, चले गए, क्या हुआ। और जैसे इनका आरोप है कि साहब वो जहर दे के मारा गया। देखिए ये कोइंसिडेंस है। आपको याद होगा कि जब अतीक अहमद की हत्या हुई, वो भी कई दिन से कह रहा था कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, मेरे लिए सुरक्षा की जाए। हो गई हत्या। मुख्तार कह रहे थे कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनको हार्ट अटैक हो गया। देखिए इस तरह के जो बाहुबली हैं, माफिया हैं, उनको मालूम रहता कि एक ना एक दिन हम किसी अप्राकृतिक मौत से ही मरेंगे। तो लोग हमेशा जब भी कस्टडी में होंगे, कुछ होगा, तो ये कहते रहते हैं कि भाई हमारे जिंदगी को खतरा है। अब सरकार से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई पोस्टमार्टम ठीक हो जाए। जांच का भी आदेश हो गया है। और बाकी देखिए इन लोगों की पहुंच ये है, मैं आपको अपने दर्शकों को लिए शेयर करूंगा कि हम लोग जब विधानसभा में जाते थे उस दौरान कोर्ट इनको जेल से छूट देती थी पैरोल पर 1 दिन 2 दिन कि आप जाइए विधानसभा की बैठक में भाग ले सकते हो। वो बैठक में भाग लेने के बाद हम लोगों के यहाँ प्रेस रूम में भी आ जाते थे और किस्से सुनाते थे कि कैसे हमने कौन सा कांड किया, क्योंकि उनको मालूम है कि जो है सबको मालूम, कोई दिक्कत नहीं। वो तो जो हमारा एविडेंस है, एक्ट है, उसके हिसाब से कोई गवाही देगा तो ये फंसेंगे, गवाही नहीं देगा नहीं फंसेंगे। लेकिन ये लोग लगातार कई मामले में फंसे। इन्हीं के आड़ में आज कृष्णानंद राय की भी खुद चर्चा हुई। वो भी डॉन ही थे, वो कोई बड़े भारी दूध के धुले आदमी नहीं थे। और भी कई डॉन अभी इस प्रदेश में है, जो सिर्फ अंतर ये कि मुसलमान न होकर के हिंदू हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही। तो ये जो पॉलिटिक्स के लिए आजकल जो बाहुबली या डॉन एक मजबूरी हो गई है, तो जब मुस्लिम डॉन मरता है या अरेस्ट होता है तो जिन लोगों को मुस्लिम वोट पर भरोसा, वो उनकी यशगान करने लगते हैं कि देखिए मुख्तार भाई कितने बड़े आदमी थे। और जिनको हिंदू डॉन की जरूरत होती है वो उनका यशगान करने लगते हैं। ये दोनों तरफ से खराब स्थिति है। लेकिन जो कुल मिला के रिजल्ट है कि अतीक और मुख्तार दोनों का युग समाप्त हो गया जी। और इन दोनों को, उनके परिवार को पूरी तरह से कंगाल कर दिया गया, क्योंकि सारे इनकी संपत्तियां अटैच कर लेंगे तो ठीक है भाई, अगर आप बदमाशी करेंगे। एक कहावत है कि अंत जो बुरा काम करने का नतीजा बुरा ही होता है। तो अगर नतीजा बुरा हुआ तो उस पर बहुत हाय हल्ला नहीं होना चाहिए। जी
नहीं, इसमें तो हाय तौबा इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। सैयद जवाद हमारे साथ है, दानिश अली हमारे साथ हैं, सौरभ जी हमारे साथ हैं, आलोक जी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दानिश जी एक बात बताइए, आपके चीफ नेता ने भी कहा कि भाई साहब ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत हुआ। तो अगर किसी के हार्ट अटैक से मौत हो ही जाए तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है? चाहे कोई भी हो सकता है, किसी को भी हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। हार्ट अटैक तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते। दानिश जी मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल दानिश जी आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब मुख्तार अंसारी जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है रहे, और कोई भी व्यक्ति जब नहीं है तो हम ये समझते हैं खराज अकीदत पेश की जानी चाहिए, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो तो आपके सामने है। लेकिन सुन, हाँ एक दो मिनट, अब ठीक है। हाँ, अब सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि जो सवाल होने चाहिए दरअसल उस पे सवाल करने के बजाय जवाब इन बातों पे पूछा जा रहा है कि भाई वो कौन थे, क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे। सबसे बड़ा सवाल आज जो होना चाहिए विवेक, वो विवेक मता की बात होनी चाहिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार के जिम्मे है। एक व्यक्ति जो अंदर जुडिशियल कस्टडी में है, उसने अगर किसी चीज की डिमांड की थी, अगर उसने कोई शक और शुबा जाहिर किया था, तो उसकी तफ्तीश या उसको जो कुछ भी मुहैया किया जाना चाहिए था वो करने के बजाय कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन का तरीका भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्था कर रही है। या तो आप ये कह दीजिए कि योगी रेजिम में ये हुआ है तो फिर आप बात करिए, तो फिर उस पर बात करते हैं, और अगर नहीं है तो सबसे पहला सवाल तो सरकार की जिम्मेदारी पे होना चाहिए। ये सवाल पूछने के बजाय सवाल ये पूछा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी कौन थे, कैसे थे, उनका पास्ट क्या था, उनका फ्यूचर क्या था। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अपराधी हैं जिनका पास्ट भी पता है और लोगों का वर्तमान भी पता है। जी, आप कह रहे बीजेपी वाले ने हार्ट अटैक दिलवा दिया, योगी जी ने हार्ट अटैक करवा दिया, ये कह रहे हैं आप? नहीं, सुनिए, देखिए मैं आपको बताऊं, बात इसकी नहीं है। सवाल क्या है कि प्रदेश के जो मुखिया है ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, वो सदन में एक दिन पहले एक व्यक्ति के लिए कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और 24 घंटे नहीं होते चीजें मिट्टी में मिल जाती हैं। तो आप कबूल करिए ना, आप कह दीजिए कि हम सत्ता में हैं और हम ऐसे ही करेंगे, पूछ लीजिए आप उनसे। तो दिक्कत क्या है कि वो कहने को तैयार नहीं है। अब अगर जुडिशियल कस्टडी में है, अगर सरकार को अदालत ने अगर कोई फैसला सुनाया है, किसी को फांसी की सजा तो दी नहीं है, सुन लीजिए, फांसी की सजा दी होती तो फांसी हो जाती उनको, लेकिन अगर उनको कारावास की सजा मिली है तो कारावास बिताने का अधिकार तो है उनको, विवेक क्या नहीं है ये बता दीजिए। और अगर उनके कारावास को भी आप किसी शक शुबा में डालकर क्रिएट करना चाहते हैं तो राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आप इस तरीके की राजनीति जो कर रहे हैं सरकारी तौर पर, ये ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना ये गैर जिम्मेदाराना तरीका भारतीय जनता पार्टी। आप ये कह रहे हैं कि जेल में आदमी बीमार नहीं पड़ सकता, जेल में आदमी को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, अगर आया तो जुडिशरी के ऊपर सवाल उठेगा, न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठेगी और प्रशासन के ऊपर सवाल उठेगा। कस्टडी में मौत नहीं हो सकती, नेचुरल डेथ तो कहीं भी हो सकता है ना। दानिश कुरैशी जी, इस बात को तो समझिए, लेकिन इस बात में सियासत करने वालों की मानसिकता को क्या कहेंगे कुरैशी जी? उसके बाद मैं दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूं जी। देखिए, मैं आपको जवाब दूं। सवाल यहाँ ये है कि अगर उन्होंने ये शक और शुबा जाहिर किया कि ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं कि उनको कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता, सवाल उनके परिजनों का है। उनके परिजनों ने जो सवाल उठाए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी उसको एड्रेस किया जाना चाहिए था। बिल्कुल एड्रेस किया जाना चाहिए और जिम्मेदारों को सामने कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी उम्मीद कम नजर आती है। नहीं, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं इस मामले में भी, और जो कार्डियक अरेस्ट वाला बयान आया वो डॉक्टर्स की तरफ से आया, वो तो कोई किसी पुलिस ने बताया नहीं। 5 डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया से लेकर बकायदा। देखिए सुनिए, मेडिकल मामला जो है वो तो एक्सपर्ट ही उसको रिप्लाई करेंगे कि भाई उससे पहले की क्या घटनाएं दुर्घटना हुई है जो उनके परिजनों ने आरोप लगाए हैं।
उनके परिजनों के जो बातचीत है वो टेलीफोनिक है, जो लेटर हैं वो खुद मुख्तार अंसारी जी ने प्रशासन को भेजे हैं, दिखाए हैं, मतलब चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं। उसके बावजूद भी आप ये चाहते हैं कि तफ्तीश भी नहीं की जाए, तो ये तो मुनासिब नहीं है विवेक। नहीं, मैंने तफ्तीश की बात से कब इनकार किया? मैं तो कह रहा हूं तफ्तीश होनी चाहिए, करवाइए तफ्तीश, कोर्ट जाइए, न्यायालय खुला हुआ है, अदालतें खुली हुई हैं इस देश में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला और सत्र न्यायालय तक खुले में, हर कोई चाहे कोई भी जस्टिस की मांग कर सकता है। उनका परिवार अदालत की शरण में है, उनके परिवार अदालत से जाकर दरखास्त लगा रहे हैं। सौरभ दुबे जी और जवाद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सौरभ दुबे जी, देखिए, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, हत्या, अपहरण, जवानी के नशे में इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोगों की जब मौत होती है तो उस पर जो लोग सहानुभूति जताते हैं वो एक तरह से मुझे लगता है वो देशद्रोह का भी काम करते हैं। मैं देशद्रोह इसलिए कह रहा हूं, एक विधायक उसके साथ 7 लोगों को आप राइफल से भून देते हैं, मशीन गन चला करके हत्या कर देते हैं, बूढ़ी महिला, जवान बच्चे, छोटे बच्चे, उन लोगों की आप सरेआम हत्या कर देते हैं। आप जिस प्रकार से टेंडर लेने के लिए लोग सरकारी अफसर को धमकाते हैं, जिस प्रकार से आप जो है माफिया तंत्र चलाते हैं, उस माफिया तंत्र को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। क्या यह उत्तर प्रदेश के लिए सही था? मैं पूछना चाहता हूं। पहली बात, हम लोग देखिए, मैं स्वयं पूर्वांचल से हूं, मैं वहां की स्थिति जानता हूं, मऊ की, गाजीपुर की। मऊ और गाजीपुर में जो दहशत थी मुख्तार अंसारी की, लोग घरों से बाहर निकलते नहीं थे, कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू के बावजूद खुली जीप में बंदूक लहराते हुए ये माफिया जो है वो लोगों में भय का माहौल पैदा करता था। बगल में आप बनारस में चले जाइए, वहां पर ब्रजेश सिंह देख लीजिए, जौनपुर चले जाइए धनंजय सिंह देख लीजिए, बगल में आप विजय मिश्रा देख लीजिए भदोही में, अतीक अहमद देख लीजिए इलाहाबाद में। मतलब पूरे पूर्वांचल में जो माफिया थे, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने भरे सदन में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो इन सब माफियों की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हम देखना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम शिक्षा लेना चाहते हैं, रोजगार लेना चाहते हैं, ये सब लेने के लिए जवाब के पास अगर हम ऐसे दुर्दांत अपराधी को समर्थन देते हैं किसी प्रकार से, तो मुझे लगता है वो एक तरह से देशद्रोह में माना जाएगा, क्योंकि वो किसी भी। ठीक है, दानिश कुरैशी इसका आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आपको आऊंगा आपके पास। सैयद जवाद के पास पहले जा रहा हूं। एसके अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व जेलर है, उनके पास जाएंगे इसके बाद। सैयद जवाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, वो लिखते हैं उत्तर प्रदेश एक अलग तरह का राज्य बन गया है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया है। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो इसे अराजकता कहते हैं। तो क्या वो मेडिकल बुलेटिन के बारे में नहीं जानते थे मनोज झा जी, या फिर इस तरह की जितनी भी प्रतिक्रियाएं, जितने भी रिएक्शंस आए हैं, क्या उनको नहीं पता कि डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया है, किसी पुलिस वालों ने, किसी पॉलिटिशियन ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है कार्डियक अरेस्ट का? और जिस मुख्तार अंसारी की बात की जा रही है, 65 से ज्यादा मामले उस मुख्तार अंसारी पर है, भाई ऐसी महिमा मंडन की क्या आवश्यकता है? विवेक, सबको सब कुछ पता है और सब कुछ याद भी रखा जाता है सियासत में। वो है ना एक शेर कि हमारी बर्बादियों पे यूं ना मुस्कुराओ चमन वालों, गुजरनी है तुम्हारे भी सरों से एक दिन कयामत बहुत जोर से। सब देख रहे हैं क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और किसी की मौत पे जश्न जो है वो गिद्ध मनाते हैं, जो मरी हुई लाशों को नोच करके खाते हैं। क्या सिर्फ मुख्तार अंसारी के ऊपर ही अपराधी मुकदमे दर्ज हैं? कृष्णानंद राय की मौत पर कौन जश्न मना रहा था? एक सेकंड, सैयद जवाद जी, पार्टी में कितने विधायक मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं? कृष्णानंद राय के को गोलियों से भून के जश्न किसने मनाया? आपने कहा गिद्ध मनाते। एक सेकंड रुकिए सौरभ दुबे जी, एक सेकंड, पूरी बात सुनिएगा। हाँ, इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो सांसद और विधायक बैठे हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज हैं? आप बताइए, पेरोल जो है उनके बेटे को नहीं दी जाती, लेकिन आसाराम को और वो गुरमीत राम रहीम को जो है वो पेरोल मिल जाती है। ये इंसाफ हो रहा है? और ऐसे मौके पे जिस वक्त आपको पता है चुनाव होने वाले हैं और उनका परिवार हमेशा से गाजीपुर से, उनके साहबजादे विधायक, उनके भाई सांसद
लगातार 2019 में भी जीतते आ रहे हैं और खुद कई बार के विधायक होते हुए अपनी मौत की आशंका जता रहे हैं। सो रहा है प्रशासन। आप कहेंगे संविधान से चल रहा है देश। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे कितने मुकदमे दर्ज थे जो उन्होंने वापस लिए अपने? योगी जी पे क्या हत्या का मुकदमा दर्ज है क्या? योगी जी पे अपहरण का मुकदमा दर्ज है क्या? योगी जी पे चोरी का मुकदमा है, डकैती का मुकदमा है, अपहरण का मुकदमा है? बताइए आप एक भी मुकदमा अगर योगी जी पे नहीं, योगी जी के बारे में सौरभ जी, हाँ ठीक है, सुन लेते है क्या? इनको चैनल पे क्लियर कर दें। इतने बड़े नेता नहीं हो गए, खामोश बैठ करके सुना करो कभी। अरे भैया इतना क्रोधित मत हो, इतना क्रोधित मत हो। आपके ऐसा लग रहा है जैसे आपके दिक्कत हो गई, आपको लग रहा है आपके घर में कोई परेशानी हो गई क्या? कोई अपराधी, कोई माफिया जिसको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, अगर वो जो है उसकी मृत्यु होती है तो आप इसमें इतना क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? आपका क्या कनेक्शन है? अरे वो तो देशद्रोही था, वो तो जनता का द्रोही था। क्या बात कर रहे हैं आप इस प्रकार से? ठीक है, सौरभ दुबे एक करके सोचा आपने कभी? सौरभ दुबे के आप उनकी आंखों का सौरभ दुबे के करके सैयद जवाद पर्सनल मत होइए। देखिए आपको मुख्तार के जाने से अगर पीड़ा है तो आप किसी का पर्सनल नहीं हो सकते। सैयद जवाद सुनिए ना मेरी बात। सैयद जवाद आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं अगर मुख्तार के जाने से आपको पीड़ा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी का पर्सनल नहीं हो सकते कि भाई नेता हो, बहुत बड़े नेता हो तो घर बैठो, इस तरह की बात नहीं चलेगी। रो देश की जनता देख रही है, चैनल पे रो भी लो। एक सेकंड सौरभ जी, बड़े नेता बन जाओ। सौरभ जी सुनिए, संविधान की धज्जियां उड़ा के बंद कर दीजिए कोर्ट, अदालतें, कचहरी, क्योंकि आप चाहते हैं कि फैसला जो है वो सरकारें करेंगी, कोर्ट नहीं करेंगी, अदालतों में नहीं होगा इंसाफ। बुलडोजर चलाइए जाके लोगों पर। चुनी हुई सरकारें इसीलिए नहीं चाहिए जाती है कि आप कोर्ट और सबकी जो है धज्जियां और कचहरियों नहीं, आप ये कह रहे हैं भाई ठीक है, कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही, लोकतंत्र की, संविधान की, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही। मैं एसके अवस्थी जी के पास जा रहा हूं, पूर्व जेलर है। एसके अवस्थी जी, आपने तो देखा है, आप तो चश्मदीद हैं इन चीजों के। जी देखिए, 2003 में मेरी पोस्टिंग लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर जेलर के पद पर हुई थी। मैं सीतापुर से ट्रांसफर होकर आया था, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ था, तब भी मुझे पोस्टिंग करी गई थी। उस समय मेरी 27 साल की लगभग नौकरी थी। इस इतने दौर के अंदर मैंने बड़े बड़े चिन्हित माफियाओं को देखा, जैसे बबलू श्रीवास्तव, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा और आपके अतीक अहमद आदि आदि। इसे मेरा वास्ता जो पड़ा 2003 में पड़ा, जबकि ये ट्रांसफर होकर दिल्ली से आया था यहाँ पेश होने के लिए शक्ति परीक्षण के दौरान, और वहाँ पर पहला इससे वास्ता हुआ था। जब मैंने गेट पर इसकी तलाशी के लिए कहा तो ये काफ़ी परेशान हो गया और इसने मुझसे कहा कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी तलाशी कराने की। मैंने कहा मैं जेलर हूँ, मेरी ड्यूटी है कि बगैर मैं किसी को बगैर तलाशी कराने अंदर नहीं जाने दूंगा। मैंने इसके सामान की सर्च करवाई, तभी इसको अंदर जाने दिया। ये कुछ दिनों के पश्चात एक बार इसने अपने किसी आदमी से आर्म मंगवाया था, क्योंकि धीरे धीरे माहौल ये बनाने लगा था अपना। और क्योंकि माफिया को खुद भी अपनी चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनके गैंगवार दुश्मनी बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इसने जब इनका आदमी लेकर आया, अननोन पर्सन था, मैंने कहा कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो ये गेट पर आ गए और इन्होंने गेट पर आके कहा कि हमारा आदमी है, इसको ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ, लेकिन इसकी तलाशी करवाऊंगा। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, आपकी कैसे हिम्मत पड़ रही तलाशी कराने? मैंने कहा मैं जेलर हूँ, बगैर तलाशी के अंदर नहीं जाने दूंगा। इस पर ये नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि मेरे 2 आदमी जा रहे हैं, इनको हिम्मत हो तो रोक के दिखाइए। मैंने उनको मैंने कहा कि इनकी हिम्मत होती आगे बढ़ के दिखा दें। इन्होंने कहा मैं बाहर निकलिए, मूंछ मुड़ा दूंगा। मेरा काफ़ी वाद विवाद हो गया और इसी दौरान इन्हें मालूम था उसके पास पिस्टल है और उससे पिस्टल निकाल कर मेरे ओर तान दी। इन्होंने तान दी भावावेश में, लेकिन ये खुद घबरा गए कि ये तो क्या घटना हो गई। अब तो ये कांपने लगे, इनको इनके लोग बाग पकड़ने लगे, मुझे लोग बाग मेरे पकड़ने लगे कि कुछ हो जाएगा। क्योंकि इसी जेल पर, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर आर.के. तिवारी सुपरिटेंडेंट की हत्या कर दी गई थी गवर्नर हाउस के पास में। यहाँ पर ही अशोक गौतम नाम का जेलर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। 2 यहाँ पर मर चुके थे। लोग बाग मतलब परेशान थे। मैंने तुरंत, इतनी जब बात बढ़ गई
तो मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप एफआईआर मत दर्ज कराइए, लेकिन मैंने एफआईआर दर्ज कराई आलमबाग थाने में, और आलमबाग थाने में एफआईआर मुकदमा कायम हुआ और इनको दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। अब देखिए, उसके बाद इतनी बड़ी बात हो जाने के पश्चात 2010 में मुझे गाजीपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। इत्तेफाक ये था कि गाजीपुर से उस समय पॉइजनिंग कांड हुआ था और ये वहाँ से आगरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन इसके बहनोई वहाँ बंद थे, 75% स्टाफ उसका था, 90% बंदी थे, मतलब माहौल इसका ही था। इसका वहाँ पर मैंने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक मंच टाइप का बना हुआ था जहाँ दरबार लगाता था, बैडमिंटन कोर्ट थी, एक तालाब था जहाँ मछलियाँ पाली जाती थीं, इतना कुछ था। मैंने उसको ये साम्राज्य ध्वंस किया, काफ़ी जद्दोजहद करने पड़ी। 10वें दिन मैंने अलार्म करवाया, वहाँ पर 18 आदमियों पर इनसाइड पहली बार गैंगस्टर लगाया गया और एक माहौल बना और प्रशासन ग्रिप में आया मेरे। उसके बाद मैं 3 साल रहा वहाँ पर का ये आलम था कि किसी से मैं बैठने के लिए कह दूँ तो वो लेट जाए, आलम ये था। जी अवस्थी जी, लेकिन आपने बताया कि किस तरह से आपके सामने रिवॉल्वर तान दी गई थी। अब दानिश कुरैशी जी इस पर क्या रिएक्शन देंगे मुझे नहीं पता। सैयद जवाद बोलेंगे तब तो बहुत लोकतंत्र हुआ करता था, संविधान का राज हुआ करता था, नित्यानंद नायक को गोलियों क्या बताया आपने? मैं सुन नहीं पाया। जी अवस्थी जी, आपने कहा कि सरेआम आपके सामने पिस्टल तान दी गई थी मुख्तार अंसारी की तरफ से, तब मैं ये कह रहा हूं तब को ये लोग मानते हैं कि भाई तब बड़ा संविधान का राज हुआ करता था, बड़ा लोकतंत्र हुआ करता था, बड़ा जो शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त हुआ करता था। आज लोकतंत्र खत्म हो गया। जब ऐसे माफिया धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं तो आज लोकतंत्र खत्म हो गया, आज संविधान खतरे में आ गया, आज देश का न्यायतंत्र खतरे में आ गया। क्यों सैयद जवाद? नहीं सैयद जवाद, आपको मिर्ची लगेगी, आप एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है मेरे बातों से। जब अवधेश राय को गोलियों से भुना गया तब लोकतंत्र का राज हुआ करता था, तब संविधान का शासन था। जब नित्यानंद राय को गोलियों से भुना गया, 65 मुकदमे उस आदमी पर दर्ज किए गए। अरे हिम्मत है जवाब सुनने की? मेरी हिम्मत की बात मत कीजिए सैयद जवाद, मेरी हिम्मत की बात मत कीजिए सैयद जवाद। आप में हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी हिम्मत की बात मत कीजिए। मैं आपके हिम्मत को चैलेंज कर दूंगा तो फिर आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। अरे हमें कुर्सी नहीं छुटा पाएंगे। आपको अपनी कुर्सी, क्योंकि आप नौकरी पे हैं, हम आपकी नौकरी पे नहीं हैं। आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। और सुनिए, जैसे आप एक सेकंड सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुकिए ना, मेरी बात हुई, मैं पर्सनल, अरे मुझे एंगेज कर रहे हैं वो, मुझे पता है मुझे एंगेज कर रहे हैं। आप पत्रकार माफिया जिसे कह रहे हैं ना, मुख्तार के जाने की पीड़ा आपके चेहरे पर दिख रही है। जरा फुल स्क्रीन लाइए सैयद जवाद को। अब आप पत्रकार माफिया कह रहे हैं तो सुन लीजिए सैयद जवाद, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए सैयद जवाद, अब आप सुन लीजिए। आप मेरे चैनल पर बैठकर मुझे मेरे शो में पत्रकार माफिया बोलेंगे तो पहले आप अपोलोजाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपसे डिबेट करूंगा। नहीं, मैं पहले आपसे 1-to-1 सवाल करूंगा, पहले आप अपोलोजाइज करेंगे, फिर मैं आपसे डिबेट कंटिन्यू करूंगा। आपने पत्रकार माफिया किसको कहा? बहुत से लोग करते हैं पत्रकार माफिया। नहीं, आपने किसको कहा? न्यूज चलाने के लिए। किसने कहा? आपके पास कोई एविडेंस है? आपके पास कोई एविडेंस है? आपने किसको कहा? नहीं, आपने किसको कहा? मुझे लगेगी, मैं पत्रकार हूं, मुझे लगेगी, मुझे क्यों नहीं लगेगी? मुख्तार के जाने की पीड़ा आपकी शक्ल पर, आपके व्यवहार पर, आपके हाव भाव पर, सब पर दिख रहा है। अब आप मुस्कुरा रहे हैं। एसके अवस्थी तो कोई पत्रकार नहीं बैठे हुए हैं। जो जेलर थे जिनके फेस पर पिस्टल तान दी गई, वो तो कोई पत्रकार नहीं है, वो तो कोई पत्रकार नहीं है। दुबे जी ने उस समय की भी बात बताई, वो तो बायस नहीं होंगे, वो तो बायस नहीं होंगे। सैयद जवाद देखिए, आप जो चश्मा पहनते हैं, सैयद जवाद आप सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब लेने के लिए आ रहा हूं, आप जो चश्मा पहनते हैं उसमें 2 ग्लास लगे हुए हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जो चश्मा पहनते हैं उसमें 2 ग्लास लगे हुए हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। दोनों व्हाइट रखिए तो चीजें साफ दिखेंगी, ब्लैक एंड व्हाइट देखिएगा तो दिक्कत होगी। सैयद जवाद, मैं कह रहा हूं 2 तरह का ग्लास लगा हुआ है, एक काला और एक सफेद। दोनों को सफेद कीजिए,
एक ही चश्मे से दुनिया देखिए सैयद जवाद। मैं ये भी कह रहे थे कि आप सैलरी लेते हैं, सैलरी पे, नौकरी पे, तनख्वाह पे काम करते हैं, तो ये ईमानदारी की तनख्वाह पे काम करते हैं, ये चोरी डकैती लूट और उसकी तनख्वाह से नहीं काम करते हैं। ये सौरभ द्विवेदी, डिबेट डिरेल हो रहा है, डिबेट डिरेल हो रहा है। मैं मुख्तार अंसारी पे 84 मुकदमे, ब्रजभूषण शरण सिंह पे 84 मुकदमे। ठीक है, आलोक वस्त्री जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आलोक वस्त्री आपके पास आ रहा हूँ। आलोक वस्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक वस्त्री सैयद जवाद को एक सेकंड पर लेकर दानिश कुरैशी के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। आलोक वस्त्री एक सेकंड, सौरभ द्विवेदी एक सेकंड। आलोक वस्त्री, सैयद जिस सैयद जब्बार को मैं जानता हूं वो इंसान एक बहुत बड़ा इंसान है, लेकिन आज जिस सैयद जब्बार को मैं देख रहा हूं वो एक अपराधी के तौर पर मुझे नजर आ रहे हैं। ये सैयद जब्बार बराबर अच्छी बातें किया करते थे, आज ये मुख्तार अंसारी को लेकर ये क्यों इतने उद्वेलित हो गए हैं ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अरे मुख्तार अंसारी को राष्ट्रभक्त था, उसने दमन काली है, दमन किया था, उसने लोगों की हत्याएं की थी। नहीं, आप माफी मांगिए, आप गलत आदमी का सपोर्ट में खड़े हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। और आप एक पत्रकार पर उंगली उठा रहे हैं, उसको आप माफिया बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको अपने कृत्यों पर माफी मांगनी चाहिए। आप गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर मुख्तार अंसारी की मुखालफत करता है तो गलत ही कहा जाएगा, किसी रूप में उसको सही नहीं माना जा सकता है। मुख्तार अंसारी एक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बलात्कारी था, एक दुर्दांत अपराधी था, हत्या, लूट, इस सबका जो पर्यायवाची था। आप ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होकर अपने ऊपर भी उंगली उठवा रहे हैं। नहीं, जिस सैयद जवाब को मैं जानता था वो इस तरीके के नहीं थे। जिस सैयद जवाब को मैं जानता था वो इस तरीके का आदमी नहीं था। नहीं, एक सेकंड, कोई जश्न कोई नहीं बना रहे। कहाँ से आ रहे हैं सैयद जवाद? देखिए सैयद जवाद, दो तरह की चीजें हो रही है। देखिए आलोक जी एक सेकंड। सैयद जवाद, देखिए दो तरह की चीजें हो रही है। जश्न कोई नहीं मना रहा है, मैं खुल के कहता हूं चैनल पे, जश्न कोई नहीं मना रहा है। दो तरह की चीजें हो रही है। एक तो अरे सैयद जवाद सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप मुख्तार के फैन होंगे, हम लोग नहीं हैं, रिलैक्स रहिए थोड़ा सा। नहीं, आप फैन हैं, आपके चेहरे से दिख रहा है। मुख्तार को फॉलो, उनकी विचारधारा को फॉलो करते रहे होंगे। सुन लीजिए, अब कह रहे हैं दिन रात। अरे भाई साहब, आप अपने वक्तव्य में कह रहे हैं दिन याद रखा जाएगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मुख्तार क्लब के आप फैन होंगे, मैं नहीं हूं। सुन लीजिए मेरी बात, मुख्तार क्लब के आप फैन रहे होंगे। मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास जा रहा हूँ। वेट भैया, हाथ वो दिख गया है। सैयद जवाद वेट कीजिए। हाँ, तो आप ऐसी बातें नहीं करते कि ये दिन याद रखा जाएगा, कयामत तुम्हारे सिर पर से भी गुजरेगी। अब रुक जाइए मेरी बात। किसी के फैन, आप सरकार के फैन होंगे, हम नहीं हो सकते। अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है, क्यों तकलीफ हो रही है? एक सेकंड, मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास जा रहा हूँ। सुरेंद्र दुबे जी, आपने पूरी डिबेट सुनी अभी तक की और आपने सबका पक्ष भी सुना। लगता है आपको कि आज की तारीख में इस तरह की बहस होनी चाहिए कि भाई मुख्तार अंसारी के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है या फिर उसकी हत्या कर दी गई, जबकि सारा फैक्ट पब्लिक डोमेन में और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं? देखिए विवेक, डिबेट के उत्तरार्ध में उलझ गए लोग और डिबेट हमें किस बात पर करनी थी उसके बजाय ये हो गया कि कोई आप पर आरोप लगाने लग गया और दूसरे सज्जन ने कहा कि आप अपनी सफाई दिए, पहले तो आप बहुत अच्छे आदमी थे, आज क्यों खराब आदमी हो गए। यहाँ पर आके बात टिक गई। देखिए, जब तक हम ये दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे कि गलत को गलत कहें, सही के सही कहें। हमने देखिए अपने पूर्व वक्तव्य में साफ कहा कि जैसे आज मुख्तार की चर्चा हो रही है और ही वाज ए क्रिमिनल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जब उसको कहते हैं कि साहब वो देशद्रोही था, तो देश के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है, वो समाज का दुश्मन था, क्राइम करता था, उसकी उसी ढंग से निंदा होनी चाहिए। और जो एक तरीका है कि भाई एक के बजाय 5 डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करा दिया गया। हम मान लेते हैं कि उनके परिवार वालों को विश्वास नहीं है, फिर भी हमें डेमोक्रेसी में टूल तो एकमात्र लॉ एजेंसीज हैं। फिर उसकी जांच का भी आदेश हो गया, उसकी जांच से आप संतुष्ट ना हो तो आप आगे चले जाइएगा। बिल्कुल सही बात है। अभी ने लखनऊ जेल का बताया, तो जिस समय राजेंद्र तिवारी जी की हत्या हुई थी उस समय मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था और मेरा ऑफिस भी उसी एरिया के अगल बगल में था।
और ये इस ढंग की घटनाएं, जेलरों की हत्या की घटनाएं या माफिया की जेल के अंदर घटनाएं, पहले माफिया क्या करता था? बदमाश कहता था कि हमारी जमानत रद्द कर दो, हम जेल चले जाते हैं, वहां सुरक्षित है। जब उसका सुरक्षित नहीं हो तो आज तो आप देखें, एक डॉक्टर यहाँ मारे गए, शायद सचान थे जी, और तमाम घटनाएं हुई। हम उस पर डिस्कशन करने के बजाय कि सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, अगर हम ये बात करेंगे कि आज मुस्लिम मर गया इसलिए बीजेपी के लोग बहुत प्रसन्न हैं, और कल जब हिंदू का बदमाश मर जाएगा तब ये कहेंगे सपा वाले बहुत प्रसन्न हैं, इस तरह की बिला वजह की बहस करके न जनता का समय बर्बाद करे और ना ही जो हमारी आने वाली पीढ़ी उसको संदेश दें कि देखिए हम लोग कितने संकीर्ण। भाई जो हम लोग बहस कर रहे हैं हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, भतीजे चाचा सभी देख रहे हैं। अगर हम इस ढंग की गंदी बहस करेंगे तो अल्टीमेटली संविधान के ऊपर हम लोग को भरोसा रखना चाहिए था। लेकिन आप बताइए सर, आप सीनियर बात ठीक है मुख्तार। नहीं, संविधान कहाँ खत्म हो गया? मैं एसके अवस्थी जी से पूछ लेता हूँ। सैयद जवाद रुक जाए थोड़ा, मैं दानिश कुरैशी जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। एसके अवस्थी जी, इसमें संविधान और लोकतंत्र कहाँ से आ गया? एसके अवस्थी जी एक सेकंड रुक जाइए। सैयद जवाद एसके अवस्थी जी को लेकर आए, दानिश कुरैशी जी को लेकर आए बड़े स्क्रीन पर। एसके अवस्थी जी जी, देखिए जहां तक संविधान और इनका प्रश्न है तो शासन के प्रशासन के उस पर कौन संविधान? भाई जेल में हमारी ड्यूटी है कि हम हर तरह से सुरक्षित रखें आदमी को, प्रयास हमारा यही रहता है। लेकिन इनके खुद ही गैंगवार, इतने दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां हैं, और जो आदमी लगातार 24 साल तक जेल के अंदर रहेगा, दाइंड क्या होगा उसका? उसके अंदर अंदर तो टूट के वैसे मरता तो आदमी बाहर भी है अंदर भी, इसमें तो कोई खास बात ऐसी है नहीं कह रहे जेल के अंदर सेटअप कर दिया गया। परिवार का भी यही आरोप है और सैयद जवाद का भी यही आरोप है कि जेल के अंदर, जबकि जेल प्रशासन की ओर से 2 दिन पहले खबर मैंने चलाई थी कि पहले डिप्टी जेलर खाना चखते थे, फिर वहां पर एक स्टाफ खाना चखता था, तब जाकर खाना मुख्तार को दिया जाता था। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं इससे कि जेल के अंदर हत्या, ये तो कोई भी अधिकारी अपनी स्किन बचाएगा ही बचाएगा। कोई किसी तरह का आदमी को परेशान तो पनिशमेंट तो दिया जा सकता है, इनाम कोई ऐसा देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं मुझे लगती कि जो कोई ऐसा कृत्य करे। ठीक है, दानिश कुरैशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश कुरैशी जी देखिए, पूर्व जेलर साहब ने एक घटना का एक वारदात बताई कि इस तरीके का मामला हुआ और मुख्तार अंसारी साहब ने जो है उनके सामने पिस्टल निकाल ली। अब मैं जो आप समझा रहा हूं, आप विवेक बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने वही किया जो कानूनन था, उन्होंने उनको गोली तो नहीं मारी ना, जाके एफआईआर दर्ज की। तो तरीका यही है कि जब वो जुडिशियल कस्टडी में है तो उसका तरीका है। हम यही सवाल कर रहे हैं कि अदालत ने जो भी फैसला उनको कारावास के लिए दिया है उसको फुलफिल कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब अगर कहीं कोई ये आरोप आता है कि भाई उनकी हत्या की गई है या उनके जहर में कुछ किया गया है तो उस पर तफ्तीश तो होगी ना। अगर कोई तफ्तीश करेगा या कोई सवाल उठाएगा तो आपको सवाल उठाने से भी आपत्ति है, तो विवेक वो तो ठीक नहीं है। उनको जो सजा मिलनी थी अदालत ने वो सजा दी, लेकिन उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी संविधान की और उसी का हनन ना हो इसकी बात की जा रही है। संविधान के हनन की जब बात की जाती है ना, जब यही कहा जाता है जी, मैं ये कह रहा हूँ न्यायिक प्रक्रिया से तो कोई इनकार कर नहीं रहा। ना मैंने अपोज किया, ना आपने अपोज किया, ना अवस्थी जी ने अपोज किया, ना सौरभ जी ने अपोज किया, ना जवाद ने अपोज किया, किसी ने अपोज नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि भाई पिस्टल ही तो तानी थी, क्या हुआ था? अगर गोली चल जाती तो क्या होता? सुनिए मेरी बात गोली चलने की, लेकिन तरीका तो यही है। क्या अगर जेलर साहब यहाँ मौजूद थे तो क्या ये भी गोली मार देते? आप मुझे ये बताएं। तरीका यही है ना कि अगर मुख्तारी गोली चला देता फिर क्या करते हुए? जेलर साहब क्या कर लेते उसमें फिर? अरे तो फिर नहीं, जेल के अंदर जेलर कोई आर्म नहीं रखता है। जेल के अंदर जेलर कोई आर्म नहीं रख सकता है। मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो फिर बताइए फिर क्या रह जाएगा? तो माफिया को कह रहे हैं ना, माफिया को मिट्टी में मिलाने से आपको क्या दिक्कत है भाई? माफिया को मिट्टी में मिलाने से आपको क्या दिक्कत है? माफिया मतलब कोई अच्छा शब्द है क्या? माफिया मतलब कोई क्या आप पॉजिटिव वर्ड है क्या भाई? माफिया मतलब समाज के विरोध में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो जनता के विरोध में काम कर रहे हैं, लूटने वाला, अपहरण करने वाला, मर्डर करने वाला, उसको मिट्टी में कानून के माध्यम से मिला दिया जाएगा। कानून के माध्यम से तो मिलाया जाएगा।
देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, सैयद जवाद जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। देखिए सैयद जवाद भाई आप समझिए पहले, आप एक सेकंड मेरे को 30 दानिश कुरैशी को थोड़ा पूरा करवा 30 सेकंड मेरे को दीजिएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है ये मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं हो रही। मैंने क्या बोला, देखिए जब विकास दुबे मारा गया वो भी एक बदमाश था, क्रिमिनल था। मैंने तमाम नाम गिनाए, धनंजय सिंह को घुमाया, सैयद जवाद ने तो आपको पहले ही कह दिया पूर्वाग्रह से कयामत तुम्हारे सिर से भी बिल्कुल। गुजरेगी। मैं तो स्पष्ट रूप से विरोध कर रहा था कि वो धमकी दे रहे हैं। देखिए तो आपने बोला नहीं मैं संभाल लूंगा, जिस प्रकार तो से चैनल पे मैं नहीं संभाल पा रहा हूं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जिस प्रकार से ये इतने आवेश में है, एक क्रिमिनल को लेकर के, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के जिसने लाखों लोगों की हत्या की है, 65 से अधिक मुकदमे दर्ज है। और सुना सैयद जवाद, भूल से गलती मत कर देना, लूंगा, लेकिन इस वक्त कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष राय हमारे साथ जुड़ गए। सर एक सेकंड, सौरभ दुबे जी, पीयूष राय जी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष जी स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। पीयूष जी कह रहे हैं कि भाई हमारे पैनल पे ही चर्चा हो रही थी कि जश्न मनाया जा रहा है मुख्तार के जाने का, तो मुख्तार का टेरर क्या था? मुख्तार की पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोग खौफ खाते थे? आपके परिवार के साथ क्या हुआ था? दर्शक जानना चाहते हैं आज, जरा बताइए पीयूष जी। देखिए मुख्तार एक सामान्य गुंडे से लेकर माफिया बनने की तक की जो कि सफर रही है, उसमें सबसे बड़े 2017 से पूर्ववर्ती सरकारों का सबसे बड़ा उसमें रोल रहा है। चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उसके संरक्षण में ये एक मामूली सा गुंडा इतना बड़ा माफिया बना। और माफिया ही नहीं अपितु ऐसे ऐसे लोगों की हत्या में शामिल और उसके षड्यंत्र में शामिल रहा। चाहे वो मऊ के सबसे बड़े ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या हो, मऊ का दंगा हो, चाहे हमारे पिताजी की हत्या हो, तो इन लोगों के हत्या में शामिल रहना, इन हत्याओं को साजिशन कराना। और सबसे बड़ी वजह मेरे पिताजी की हत्या की यही रही कि इनके जो भाई थे वो सन 1985 से विधायक थे, और उनके भाई के राजनीतिक रसूख को और राजनीतिक जो उनका वर्चस्व था उसको जब मेरे पिताजी ने चुनौती दी और 2002 में हरा दिया, तो इन लोगों को ये बात पची नहीं, और इन लोगों को किसी भी तरीके से वो राजनीतिक रसूख और राजनीतिक जो इनका वर्चस्व था उसको बनाए रखने के लिए उनको यही सबसे सुगम लगा कि मेरे पिताजी के लोगों ने हत्या करवा दी। निश्चित तौर पे सरकार का संरक्षण जब इन लोगों को प्राप्त था तो जितने भी गवाह थे उनके घर वालों को धमकाना, सरकारी तंत्र के माध्यम से उनके घर वालों को प्रताड़ित करना, ये सब चीजें हुआ, जिसके चलते 2019 में सीबीआई कोर्ट ने फैसला हम लोगों के खिलाफ दे दिया। लेकिन जब 2017 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जिसने जीरो टॉलरेंस की नीति इन अपराधियों के खिलाफ बनाई, उसी 2023 में एमपी एमएलए कोर्ट ने इनके खिलाफ सजा सुनाई और 7 साल की सजा इनको दी और 4 साल की सजा इनके बड़े भाई अफजाल अंसारी को दी, और वही मेरे पिताजी के केस में अन्य 2 मामलों में आजीवन कारावास भी दिया। तो कहने का मतलब कि ये एक सरकार की नीयत पे भी मायने रखता है, उनके इरादे पे मायने रखता है। जिन सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति की, जिन सरकारों ने चुनावों के समय पे एक तुष्टीकरण की राजनीति के साथ एक कम्युनिटी को वोट बैंक समझ के अपने इस्तेमाल के अनुसार काम किया, आज वो फिर से इसके राह अलाप रहे हैं, आज वो फिर एक वोट बैंक की राजनीति ढूंढ रहे हैं। तो निश्चित तौर से चुनाव का समर है, इस समय चुनावी माहौल है, तो वो वोट बैंक की राजनीति तो करेंगे। पीयूष जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पूर्वांचल का बहुत बड़ा मसीहा वो करता था, गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा था, लोगों की बड़ी मदद किया करता था मुख्तार। इस तरह की इमेज भी पोर्ट्रे की जा रही है सोशल मीडिया पर, खास करके सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स की और पोस्ट की फेहरिस्त आई हुई है, जरा इसके बारे में भी कुछ बताइए। अब आप बताइए, किसी के मसीहा के मरने पे कहीं दिवाली आपने देखी है मनाते हुए? कल मैं अपने क्षेत्र में था और पूरे रात लोगों ने दिवाली मनाई है। इस फागुन महीने में लोगों ने दोबारा होली खेली है, लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। ठीक है, कुछ लोग जो इनसे अपने घर की खर्चे चलाते थे वो इनको मसीहा तो कहेंगे ही, लेकिन ये अपराधी थे, ये अपने अपराध के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। 10-5-50 लड़कों का या 10-5-50 औरतों की मदद करने को ये हमेशा गाएंगे कि हम रॉबिन हुड हैं। हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं, हम लोग भी सामाजिक जीवन में लोगों की सहायता करते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है उनकी शादियां कराते हैं, जिन बच्चों को नौकरी नहीं है उनकी नौकरी के लिए उनकी व्यवस्था करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन का यही दायित्व होता है। लेकिन क्या हम अपराध करते हैं? न मेरे पिताजी पे कोई मुकदमा था अपने उनके राजनीतिक जीवन में पूरे, न मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य पे कोई मुकदमा था।
आखिर इनके पे 64 मुकदमे कैसे लद गए जब इतने ही रॉबिनहुड थे? और रॉबिनहुड तो वो होता था जो अमीरों का लूटता था और गरीबों में बांटता था। ये तो अपनों का ही लूटते थे, अपने ही जनमानस को, अहमदाबाद के अपने ही क्षेत्रवासियों को लूटते थे और अपना घर बनाते थे। महज 15 साल 1985 से लेके महज 2002 तक के आंकड़े में ये करीब 500 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी हो चुकी थी। ऐसा कौन सा धंधा ये करते थे कि इतने कम समय में इन्होंने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई? आज सरकार इनके 800 करोड़ 900 करोड़ ईडी और इनकम टैक्स ने जब्त कर रखे हैं। आखिर कहीं ना कहीं 1000 करोड़ 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तब ना। हम और आप दिन भर खटते रह जाते हैं तो साल में एक छोटी सी प्रॉपर्टी, छोटे से घर या छोटे से मकान या छोटी सी गाड़ी लेने के लिए सोचते हैं।